हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाई क्लासेस इंस्टीट्यूट। केमिस्ट्री सेक्शन में आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के लिए चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। इस यूनिट में हम एनसीईआरटी के सभी टॉपिक्स के साथ साथ आईआईटी, नीट, एनटीएससी, ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स के सभी कॉम्पिटिटिव पॉइंट्स को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज हमारा टॉपिक है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फर्स्ट लेंगे फिजिकल चेंज। देखिए, फिजिकल चेंज का मीनिंग होता है आपका जो सबस्टेंस है वो सिर्फ बाहर से चेंज होगा। बाहर से चेंज होने का मतलब उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगी। मान लीजिए सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा या लिक्विड से गैस बन जाएगा, या उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। ना तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होंगी और ना उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज होगी। कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द चेंज in which only physical properties and physical state of substance changes। हमें ध्यान रखना है फिजिकल चेंज वो चेंज होती है जिसमें सबस्टेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होंगी और फिजिकल स्टेट चेंज होगी। क्या चेंज नहीं होगा? केमिकल प्रॉपर्टीज एंड chemical composition does not changes। ना तो सबस्टेंस की केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होंगी और ना सबस्टेंस की केमिकल कंपोजिशन चेंज होगी। और एक हमें ध्यान रखना है, नो न्यू substance is produced in this change। इस चेंज में कोई नया सबस्टेंस प्रोड्यूस नहीं होगा। तो एग्जांपल देखिए, एग्जांपल है जैसे बॉइलिंग, फ्रीजिंग। अब डेली लाइफ में बॉइलिंग फ्रीजिंग हर रोज करते हैं हम लोग। जैसे वाटर हमारे पास है लिक्विड स्टेट में, अगर हम वाटर की बॉइलिंग कर देंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल होगा। अगर वाटर की बॉइलिंग करेंगे तो वाटर लिक्विड से वाटर वेपर्स में चेंज हो जाएगा, गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगा। लेकिन बॉइलिंग करने से पहले भी वो वाटर था, बॉइलिंग करने के बाद भी वो वाटर है। इसका मतलब कोई भी केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं हुआ, सिर्फ उसकी फिजिकल स्टेट चेंज होगी। वो लिक्विड से किस में चेंज हो गया? वेपर्स में चेंज हो गया, गैस में चेंज हो गया। इसी तरह मान लीजिए आइस लेंगे। आइस वाटर की सॉलिड स्टेट है। अगर आइस की हीटिंग कर दें तो आइस मेल्ट होके वाटर प्रोड्यूस कर देगी, जो कि
लिक्विड स्टेट है। और इसी तरह अगर वाटर की फ्रीजिंग कर दें तो वाटर आइस में चेंज हो जाएगा, जो वाटर की सॉलिड स्टेट है। यानी ये भी वाटर है, ये भी वाटर है, डिफरेंस क्या है, ये सॉलिड स्टेट है और ये लिक्विड स्टेट है। तो हमें ध्यान रखना है फिजिकल चेंज में सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होंगी और फिजिकल स्टेट चेंज होगी। दूसरा, कोई भी केमिकल चेंज नहीं होगा, जो भी सबस्टेंस आपको गिवन है वो सबस्टेंस अनचेंज रहेगा। पहले भी वाटर है, बाद में भी वाटर है, यहां भी वाटर गिवन है, यहां भी वाटर गिवन है, सिर्फ स्टेट चेंज होती जाएंगी, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। और कोई भी नया सबस्टेंस प्रोड्यूस नहीं होगा। तो जिसमें ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक होंगी उस चेंज को हम बोलेंगे फिजिकल चेंज। सेकंड लेंगे केमिकल चेंज। अब देखिए केमिकल चेंज फिजिकल चेंज से बिल्कुल अपोजिट होगा। केमिकल चेंज उस चेंज को बोलेंगे जिसमें सबस्टेंस की केमिकल कंपोजिशन भी चेंज हो जाएगी और केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएगी, और साथ में हम देखेंगे कोई ना कोई नया सबस्टेंस भी प्रोड्यूस हो जाएगा। जितने भी केमिकल रिएक्शन हम करते हैं सभी में केमिकल चेंज होती है, तो सभी केमिकल रिएक्शन में सबस्टेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। दूसरा, केमिकल कंपोजिशन भी चेंज हो जाती है, और केमिकल कंपोजिशन चेंज होगी तो एक या एक से ज्यादा न्यू प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं, नए सबस्टेंस प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द चेंज in which chemical properties and chemical composition of substance changes। दूसरा, वन और मोर न्यू सबस्टेंसेस विल बी प्रोड्यूस्ड। तो हमें ध्यान रखना है केमिकल चेंज वो चेंज है जिसमें सबस्टेंस की केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होंगी, केमिकल कंपोजिशन चेंज होगी। यानी जो सबस्टेंस हमें गिवन है वो किसी नए सबस्टेंस में चेंज हो जाएगा। उसके अलावा वन और मोर न्यू सबस्टेंसेस विल बी प्रोड्यूस्ड। एग्जाम्पल देखिए, हम लेंगे लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। हमने लिया लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। अब लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन में हमने ऐड किया पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। फॉर्मेशन हो जाएगी लेड आयोडाइड की और पोटेशियम नाइट्रेट की, और लेड आयोडाइड होता है येलो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में। तो हम देख रहे हैं जो सबस्टेंस हमें गिवन थे जिसको आप बोलते हो रिएक्टेंट्स, रिएक्शन में जो गिवन होता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट्स।
और जो नए सबस्टेंस बनते हैं उनको बोलते हो प्रोडक्ट्स। तो आप देख रहे हो रिएक्टेंट्स डिसअपियर हो गए और नए सबस्टेंस जिनको बोलेंगे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो गए। तो हमने बोला वन और मोर न्यू सबस्टेंसेस विल बी फॉर्म्ड। और केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल कंपोजिशन भी चेंज हो चुकी है। पहले सबस्टेंस अलग थे, बाद में सबस्टेंस अलग है। रिएक्शन कैसे बना रहे हैं, 9th क्लास में आपने सीखा होगा। हमें गिवन है Pb2 पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव। अब लेड नाइट्रेट बनाने के लिए ये नेगेटिव चार्ज यहाँ ले आएंगे, +2 चार्ज यहाँ ले आएंगे, तो हमारे पास बन जाएगा PbNO3 2 ये हमारा कंपाउंड बन गया। इसी तरह Ki पॉजिटिव I नेगेटिव, ये चार्ज इसके फुट पे और ये चार्ज इसके फुट पे 1 1 क्या बन गया Ki। अब देखिए, अब प्रोडक्ट बनाने के लिए हमारे पास है Pb2 पॉजिटिव, हमें जोड़ना है I नेगेटिव। ये चार्ज इसके फुट पे, ये चार्ज इसके फुट पे, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल होता जाएगा, तो Pb यहाँ 1 और यहाँ 2 PbI2। इसी तरह यहाँ K पॉजिटिव है, NO3 नेगेटिव है, ये चार्ज इसके फुट पे, ये चार्ज इसके फुट पे, फॉर्मेशन हुई KNO3 की। तो हमें ध्यान रखना है केमिकल चेंज वो चेंज होती है जिसमें सबस्टेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल कंपोजिशन दोनों चेंज हो जाएंगी। और हम देखेंगे जो हमें गिवन है रिएक्टेंट्स वो डिसअपियर हो जाएंगे और बदले में एक या एक से ज्यादा नए सबस्टेंस प्रोड्यूस हो जाएंगे जिनको हम बोलेंगे प्रोडक्ट्स। अब टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें डिटेल में स्टडी करनी है। इस टॉपिक के ऊपर कई सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनेंगे और उन सभी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को हम एग्जाम्पल की फॉर्म में यहां यूज करेंगे। तो टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक है कलर चेंज। जब कोई भी केमिकल चेंज हम करते हैं या कोई भी केमिकल रिएक्शन हम करते हैं, हम देखते हैं कोई ना कोई कलर में चेंज जरूर आ जाता है। तो हम लिखेंगे देयर इज चेंज इन कलर ड्यूरिंग केमिकल चेंज। केमिकल चेंज को केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं। जब भी कोई केमिकल चेंज करेंगे या केमिकल रिएक्शन करेंगे, जनरली कलर में चेंज जरूर आएगा। एग्जाम्पल हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग जानते हैं जो आयरन नेल्स है, लोहे की कील है या कोई भी आयरन का बना हुआ ऑब्जेक्ट है, अगर वो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाए उसके ऊपर ब्राउन पैचेस की फॉर्मेशन हो जाती है, उसका कलर ब्राउन हो जाता है, क्योंकि आप जानते हो उसके ऊपर केमिकल रिएक्शन हो जाएगा जिसको बोलेंगे रस्टिंग। रस्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी जिससे उसका कलर ब्राउन हो जाएगा। द कलर ऑफ आयरन नेल्स, कोई भी आयरन का ऑब्जेक्ट हो सकता है,
चेंजेस टू ब्राउन, हमें ध्यान रखना है ब्राउन पैचेस बनेंगे, चेंजेस टू ब्राउन इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ रस्टिंग, क्योंकि हमारा आंसर होगा जो आयरन का ऑब्जेक्ट है या आयरन के नेल्स हैं, वो जब एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं उसके ऊपर किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, रस्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी, उसकी रस्टिंग हो जाएगी, और आयरन की रस्टिंग होने के कारण जो आयरन नेल्स का कलर है वो कैसा बन जाएगा, ब्राउन हो जाएगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछे ब्राउन पैचेस क्यों प्रोड्यूस होते हैं, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ रस्टिंग। अब यहां कंपटीशन में आपसे क्या पूछा जाएगा, सबसे पहले आपसे पूछ सकते हैं रस्टिंग किसकी प्रेजेंस में होती है, हमें ध्यान रखना है एयर एंड मॉइस्चर। मॉइस्चर के बारे में तो आप सभी जानते हैं, मॉइस्चर का मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अब एयर की कौन सी गैस यूज होगी, एयर की गैस यूज होगी CO2 गैस। रस्टिंग of iron occurs due to presence of air and moisture। मॉइस्चर चाहिए क्योंकि रस्टिंग करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल्स होने जरूरी है। एयर चाहिए क्योंकि एयर के अंदर प्रेजेंट है CO2 गैस एंड O2 गैस। एक तो प्रेजेंट है CO2 गैस और दूसरी प्रेजेंट है O2 गैस। CO2 बनाती है रस्टिंग प्रोसेस में कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन करेगी CO2 गैस। तो हमें ध्यान रखना है रस्टिंग करने के लिए एयर और मॉइस्चर दोनों होने जरूरी है। मॉइस्चर क्यों चाहिए, वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए। एयर क्यों चाहिए, CO2 गैस के लिए जो कार्बोनिक एसिड देगी, और ऑक्सीजन गैस के लिए जो रिडक्शन रिएक्शन में यूज होगी। ऑक्सीजन आयरन का ऑक्सीडेशन करेगी और खुद उसका रिडक्शन होगा, इसलिए हमने लिखा रिडक्शन रिएक्शन। फिर सुनिए, ऑक्सीजन आयरन का ऑक्सीडेशन करेगा और खुद ऑक्सीजन का रिडक्शन होगा, तो इसलिए हमें ध्यान रखना है ऑक्सीजन किस में टेक पार्ट करेगी, आयरन का ऑक्सीडेशन करने में और खुद का रिडक्शन करने में। दूसरा हमें ध्यान रखना है फॉर्मूला ऑफ रस्ट, Fe2O3 डॉट XH2O। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं बच्चों। Fe2O3 और वाटर मॉलिक्यूल है X इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल वेरिएबल है, फिक्स नहीं है। 1 to 8, 1 से लेके 8 तक कितने भी हो सकते हैं, 8 से ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल 8 से ज्यादा होंगे तभी रस्ट जो होगा वो हैवी हो जाएगा और वो आयरन के सरफेस से पपड़ी बना के अलग हो जाएगा। तो नया
रस्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो x की वैल्यू हो सकती है 1 to 8। तो दोनों पॉइंट हमें रस्ट के ऊपर ध्यान रखने हैं। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक का एक कलर चेंज, तो हमें ध्यान रखना है कोई भी केमिकल प्रोसेस होगी, केमिकल चेंज होगी, तो उसमें कलर चेंज जरूर दिखेगा। तो आपको क्वेश्चन याद रखना है, आयरन नेल्स का कलर ब्राउन हुआ, उसके ऊपर ब्राउन पैचेस बन गए ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ध्यान रखना है रस्ट का फॉर्मूला क्या है, x की वैल्यू हो सकती है 1 to 8। और एयर और मॉइस्चर क्यों चाहिए, एयर CO2 देने के लिए, जो कौन सा एसिड बनाती है, कार्बोनिक एसिड। ऑक्सीजन क्यों चाहिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन करने के लिए। और मॉइस्चर क्यों चाहिए, वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए। अब सेकंड प्रॉपर्टी है चेंज इन टेम्परेचर। जब भी कोई भी केमिकल चेंज हम करेंगे, केमिकल रिएक्शन हम करेंगे, उसमें टेम्परेचर चेंज जरूर होगा। या तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा और या टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अब कैसे होगा, हमें ध्यान रखना है दो तरह की चेंज हो सकती है। अगर हमारी प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, अगर हमारा रिएक्शन है एक्सोथर्मिक, एक्सो मीन्स एग्जिट करना, बाहर आना, और थर्म मीन्स टेम्परेचर या हीट। यानी जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, मान लीजिए आप कोई रिएक्शन कर रहे हो और उसमें हीट प्रोड्यूस होनी शुरू होगी। मान लीजिए इस क्लासरूम में कोई ऐसी प्रोसेस हम कर दें जिसमें से हीट निकल रही है, तो हम देखेंगे इस क्लासरूम का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप मान लीजिए किसी टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन कर रहे हो और रिएक्शन एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक का मतलब जिसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो आप देखोगे आपकी जो टेस्ट ट्यूब है वो गर्म होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, इन विच हीट प्रोड्यूसेस। टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर विल इंक्रीज। एग्जाम्पल हमारे पास, मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन कर दें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होगी, जैसा कि आप जानते हैं स्लैग्ड लाइम बोलते हैं, और साथ में हीट प्रोड्यूस होगी। तो आप देख सकते हो रिएक्टेंट ने रिएक्शन करके नए प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर दी, तो केमिकल चेंज है। पुराने रिएक्टेंट गायब हो गए, नया प्रोडक्ट बन गया, केमिकल कंपोजिशन चेंज हुई, और साथ में हम देख रहे हैं हीट प्रोड्यूस हुई, इसलिए हम रिएक्शन को बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आपको ध्यान रखना है एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होगा जिसमें हीट प्रोड्यूस होगी, और हीट प्रोड्यूस होगी तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। पहचान कैसे करेंगे, जिस बीकर में, जिस कंटेनर में, जिस टेस्ट ट्यूब में आप रिएक्शन कर रहे हो, आप टच करके देखोगे वो पहले से गर्म हो जाएगी, क्योंकि आपका रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक। दूसरा हो सकता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होगी। एंडो का मतलब अंदर जाना,
और थर्म का मतलब हीट या टेम्परेचर, यानी हीट रिएक्शन के अंदर जा रही है। अब इस क्लासरूम में कोई ऐसी प्रोसेस हम चलाएंगे जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती जाए। जैसे सिंपल एग्जांपल है, आप जैसे अपने रूम में एसी को ऑन करते हो, एयर कंडीशनर को ऑन करते हो, वो पूरी हीट को लेना शुरू कर देता है और आपके रूम की हीट घटना शुरू हो जाती है और रूम की हीट घटेगी तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। तो हम बोलेंगे टेम्परेचर विल डिक्रीजेस। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हीट प्रोड्यूस होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा। एंडोथर्मिक प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब होगी जिससे टेम्परेचर घटेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट हीट दी, हीटिंग करने से इसका ब्रेकडाउन हो गया कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 गैस में। तो दोनों पॉइंट कंपटीशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो दूसरी चेंज आई चेंज इन टेम्परेचर, यानी यहां से क्लियर है या तो हमारा रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा या हमारा रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा। अगर हमारा रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा हीट एब्जॉर्ब होगी, टेम्परेचर घट जाएगा, और अगर हमारा रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा तो हीट प्रोड्यूस होगी और टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी जब भी कोई केमिकल चेंज हम करते हैं, जर्नली 100% केसेस में तो नहीं होगा लेकिन मोस्टली केसेस में हम देखेंगे कोई ना कोई गैस प्रोड्यूस जरूर होगी। इन मोस्टली chemical changes any gas will be produced। कोई गैस प्रोड्यूस हो जाएगी। एग्जांपल देखिए, हमने लिए जिंक ग्रेन्यूल्स, जिंक के स्मॉल पीसेस लिए, बिल्कुल पाउडर में चेंज नहीं करना है, वो पाउडर्ड जिंक बन जाएगा। हमें लेने हैं स्मॉल पीसेस, जिनको बोलेंगे जिंक ग्रेन्यूल्स। हम ऐड करेंगे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐड कर सकते हैं, और जैसे ही दोनों रिएक्ट करेंगे फॉर्मेशन होगी जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस की। हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। तो हम देख रहे हैं केमिकल चेंज है और गैस प्रोड्यूस हो रही है। तो जनरली हमें ध्यान रखना है जो मोस्टली केमिकल चेंजेस है उसमें कोई ना कोई गैस प्रोड्यूस जरूर होगी। फोर्थ पॉइंट हमें ध्यान रखना है चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। जैसा हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, केमिकल चेंज में केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाएगी। देयर इज चेंज इन केमिकल कंपोजिशन ड्यूरिंग केमिकल चेंज। जब केमिकल चेंज करेंगे तो केमिकल कंपोजिशन में चेंज हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल हमारे पास हम लेंगे मैग्नीशियम रिबन। एयर की प्रेजेंस में इसकी बर्निंग करेंगे। एयर के अंदर ऑक्सीजन है,
फॉर्मेशन होगी वाइट पाउडर्ड एस। और ये वाइट पाउडर्ड एस किसकी है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। तो मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग करेंगे एयर की प्रेजेंस में। एयर में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगी, यानी मैग्नीशियम की बर्निंग होगी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और वाइट एस प्रोड्यूस होगी मैग्नीशियम ऑक्साइड की। तो हम देख सकते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट है, यानी रिएक्टेंट की केमिकल कंपोजिशन में चेंज हुआ। अब फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है परमानेंट चेंज। इरिवर्सिबल बोलेंगे। यानी जो केमिकल चेंज होती है वो परमानेंट होती है। रिएक्टेंट ने रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट बना दिया, जनरली क्या होगा, उस प्रोडक्ट से दोबारा सेम रिएक्टेंट्स ऑब्टेन नहीं किए जा सकते। मोस्टली chemical changes are permanent। एग्जाम्पल देखिए, अभी हमने एग्जाम्पल लिया था जिंक ग्रेन्यूल्स हैं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे, फॉर्मेशन होगी जिंक क्लोराइड की और प्रोड्यूस होगी हाइड्रोजन गैस। लेकिन अगर जिंक क्लोराइड में हाइड्रोजन गैस पास कर दें तो दोबारा जिंक प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फॉर्मेशन नहीं हो सकती। मतलब रिएक्टेंट ने रिएक्ट करके प्रोडक्ट तो बना दिया, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में चेंज नहीं हो सकते। इसको हम बोलेंगे परमानेंट या इरिवर्सिबल चेंज। लेकिन ध्यान रखना है, कंपटीशन के लिए एक पॉइंट हमारे पास, कुछ चेंज रिवर्सिबल भी हो सकती हैं बच्चों। जैसे नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस का रिएक्शन करेंगे, एमोनिया गैस बन जाएगी और साथ में प्रोड्यूस होगी हीट। और अगर एमोनिया गैस की हीटिंग कर दी जाए तो वापस नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं और प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट बना सकता है। इस चेंज को हम बोलेंगे रिवर्सिबल चेंज। कैसे दिखाएंगे? रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो रहा है और रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो रहा है। हाफ एरो फॉरवर्ड में, हाफ एरो बैकवर्ड में। तो आपकी केमिकल चेंज रिवर्सिबल भी हो सकती है, लेकिन 10th क्लास में आपको बताना है केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल।